क्या होता है जब एक सख्त पुलिस अफसर शादी में जाने के लिए घर से निकलती है और रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है? क्या होता है जब मदद के लिए बुलाए गए मजदूर का चेहरा वही निकलता है जिसे 16 साल पहले हादसे में मरा हुआ मान लिया गया था? और क्या होता है जब उस हादसे के पीछे छुपा 16 साल पुराना राज खुलने लगता है? एक ऐसा सच जिसने पति पत्नी दोनों की जिंदगी तबाह कर दी थी। दोस्तों, ये कहानी है एसपी आराध्या सिंह की, जिसे अपने खोए हुए पति का सच जानने के लिए न सिर्फ अतीत से लड़ना होगा, बल्कि उस माफिया से भी टकराना होगा जिसने उनकी पूरी दुनिया छीन ली थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको प्यार, धोखे और इंसाफ की ऐसी जंग में ले जाएगा जहां हर लम्हा सस्पेंस से भरा है। सुबह की हल्की धूप खिड़की की झिर्रियों से होकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में रखी अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे और भीतर टंगे कई वर्दी के बीच एक नीली रेशमी साड़ी अलग चमक रही थी। एसपी आराध्या सिंह, जो अपने पूरे जिले में सबसे सख्त, ईमानदार और बेखौफ अफसर मानी जाती थीं, उस साड़ी को बहुत देर तक निहारती रहीं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जो अक्सर लोगों को दिखती ही नहीं थी। पुलिस की वर्दी और कठोर जिम्मेदारियों के बीच मुस्कान उनके चेहरे से जैसे पराई हो गई थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आराध्या ने नीली साड़ी को हाथ में उठाया। उसका कपड़ा चिकना था, जैसे बरसों से किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हो। हल्के गहनों का छोटा सा डिब्बा खोला और उसमें से एक जोड़ी चांदी की बालियां चुनी। फिर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गईं। आईने में उन्हें अपनी वही शक्ल नजर आई जिसे शहर वाले पुलिस अफसर की कठोरता के साथ जानते थे। लेकिन आज, कई सालों बाद, उन्हें महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ एक अफसर नहीं, एक बेटी, एक बहन, एक इंसान भी हैं। आज उनकी सबसे प्यारी कजिन रिया की शादी थी। रिया, जो बचपन से उनके बिल्कुल पास रही थी। बचपन में साथ खेलना, एक दूसरे के राज छुपाना, रात रात भर बातें करना, रिया उनके लिए बहन से बढ़कर थी। शादी की तैयारियों में पूरा घर जुटा था और फोन पर लगातार रिश्तेदारों की आवाजें आ रही थीं। आराध्या दीदी, जल्दी आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आराध्या वही थीं, जो हमेशा समय के खिलाफ दौड़ती रहीं। ड्यूटी पर देर से निकलीं और अब शादी में भी देर हो रही थी। उन्हें अपनी मां की बात याद आई। बेटी, तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिश्तों को भी वक्त देना सीखो। आज वही मां की सीख उन्हें अंदर से खींच रही थी। उन्होंने साड़ी पहन ली, बालों को हल्का सा संवारा और आंखों में हल्का काजल लगाया। लंबे अरसे बाद उन्होंने खुद को इतने सलीके से तैयार किया था। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से धीरे से कहा, आज सिर्फ अफसर नहीं, आज सिर्फ आराध्या। कार की चाबी उठाई और बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज के साथ ही उनका मन भी जैसे दौड़ पड़ा। गाड़ी हाईवे पर पहुंचते ही हवा से बातें करने लगी। स्पीड बढ़ाते ही पुराने किशोर कुमार के गाने कार के स्पीकर से गूंजने लगे। वही गाने जो कभी उनके पति रोहन को बेहद पसंद थे। रोहन नाम लेते ही दिल की धड़कन बदल जाती थी। वो हादसा, 16 साल पहले का वो हादसा जिसने उनकी जिंदगी को जड़ से हिला दिया था। आराध्या का मन अचानक अतीत की गलियों में भटकने लगा। शादी से पहले के दिन याद आ गए, जब रोहन देर रात तक गिटार बजाता था और वही पुराने गाने गुनगुनाता था। उन्हें हंसी आती थी कि वो गाने कितने पुराने थे, लेकिन रोहन उन्हें अपनी धुन में इतना जादुई बना देता था कि आराध्या भी खो जाती थीं। लेकिन वो सब यादें अब दर्द बन चुकी थीं। गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई। सामने लंबा हाईवे था, दोनों तरफ फैले खेत और बीच बीच में झोपड़ियां। हवा में धूल थी, लेकिन नीली साड़ी और हल्के गहनों में आराध्या को लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में है, जहां ड्यूटी, हथकड़ी और थाने का बोझ नहीं है, सिर्फ एक परिवार है, एक शादी है और रिश्तों की हंसी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि गाड़ी डगमगाने लगी है। स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत की, लेकिन गाड़ी बार बार झटके खाने लगी। आराध्या ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोकी। गाड़ी रुकते ही उन्होंने गहरी सांस ली और बाहर निकली। नीचे झुककर देखा तो दिल बैठ गया। पिछला टायर पूरी तरह से पंक्चर हो चुका था। गाड़ी एकदम बेकार खड़ी थी, जैसे अब आगे बढ़ने से इनकार कर रही हो। आराध्या ने माथे पर हाथ रखा
और बुदबुदाई, आज ही होना था ये सब। वो पल बेहद भारी था। शादी में पहुंचने की जल्दी, रिश्तेदारों का इंतजार और सबसे बढ़कर खुद का अंदरूनी उत्साह, सब कुछ एक पल में ठहर गया। उन्होंने चारों तरफ देखा। खेत थे, सुनसान सड़क थी, दूर तक फैला आसमान था, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं। दिल में गुस्सा आया। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ पटका। पल भर को चाहा कि काश पुलिस की गाड़ी होती, ड्राइवर होता, सब आसान हो जाता। लेकिन आज जानबूझकर उन्होंने सोचा था कि अफसर नहीं, सिर्फ इंसान बनकर शादी में जाएंगी। और अब यही इंसानियत उन्हें लाचार बना रही थी। उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोली। अंदर स्पेयर टायर था, लेकिन उसे बदलना उनके बस का काम नहीं था। हाथ में औजार उठाया और थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन पसीने से साड़ी भीगने लगी, चेहरे का मेकअप उतरने लगा और बेचैनी बढ़ती गई। आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, भगवान, अब तो मदद करो। सड़क पर से कुछ गाड़ियां गुजरीं, लेकिन किसी ने रुकने की कोशिश तक नहीं की। आधा घंटा निकल गया। आराध्या का दिल बैठता जा रहा था और तभी दूर उन्हें कुछ नजर आया। एक पुराना जंग लगा बोर्ड। उस पर लिखा था, पंक्चर रिपेयरिंग शॉप। आराध्या के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई, जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी दिख जाए। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत उस दिशा में चल पड़ी। हवा का रुख बदल चुका था। कुछ मिनट पहले तक जो बादल हल्के हल्के तैरते हुए धूप को नरम बना रहे थे, अब वे आगे खिसक गए थे और आसमान की चमक सीधे आंखों में चुभने लगी थी। रास्ता लंबा, सीधा और अनंत सा दिख रहा था। दोनों तरफ धानी हरी फसलें हवा के साथ लहरातीं, बीच बीच में बिखरा हुआ जंगली सरकंडा और कहीं कहीं खेत की मेड़ पर बैठी कागों की कतारें। सड़क पर अपनी कार बंद खड़ी थी, नीली रेशमी साड़ी में, हल्के गहनों में, एक पुलिस अफसर नहीं, सिर्फ आराध्या। और कार का पिछला टायर एकदम पिचका हुआ, जैसे किसी ने उसकी सारी सांसें खींच ली हों। उन्होंने घड़ी देखी। रिया की बारात का शुभ मुहूर्त अब ज्यादा दूर नहीं था। फोन उठाया। स्क्रीन पर नो सर्विस ठंडे अक्षरों में चमक रहा था। एक बार, दो बार, फिर तीन बार उन्होंने फोन को ऊपर उठाकर आसमान की ओर किया, जैसे किसी अदृश्य सिग्नल देवता से विनती कर रही हों। एक क्षण के लिए ई का छोटा सा चिन्ह टिमटिमाया। उन्होंने फुर्ती से मैसेज टाइप किया, रिया, ट्रैफिक, थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लेना। सेंड दबाया। सेंडिंग की पतली सी उम्मीद उभरी, फिर नॉट डिलीवर्ड। उफ, उन्होंने होंठ भींचे। डिग्गी खोलकर स्पेयर टायर, लोहा, जैक सब निकाला। जैक का स्क्रू ढीला था या उनकी हथेली में ताकत कम, पता नहीं, पर नट बोल्ट हिलते नहीं थे। उन्होंने साड़ी का पल्लू कंधे पर कसकर लपेटा। उंगलियों के पोरों पर थोड़ा सा कीचड़ लग गया। कलाई की पतली सी चूड़ी में धूप चमकी और उसी चमक में उनका चेहरा धुंधला सा दिखा। घबराहट, अधैर्य और भीतर की कोई अनकही चुभन। आज नहीं, उन्होंने खुद से धीमे से कहा, आज हार नहीं माननी। सड़क खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक दूर से आता, इंजन की भारी सी गूंज छोड़ता हुआ बगल से गुजर जाता। एक तेज रफ्तार बाइक आई, पल भर को धीमी हुई, जैसे देखने आई हो कि कोई अकेली औरत सड़क किनारे क्या कर रही है। हेलमेट के भीतर किसी की आंखें ठिठकीं। फिर आराध्या ने सहज, सख्त और स्थिर नजर से उधर देखा। वही नजर जो थाने के पूछताछ कक्ष में उनके सामने बैठे सबसे ढीठ आदमी को भी हड़बड़ा दे। बाइक फिर एक झटके से तेज हुई और आगे निकल गई। दिल ने राहत की सांस ली, मगर धड़कनों की चाल अभी भी तेज थी। उन्होंने पर्स से रूमाल निकाला, माथे का पसीना पोंछा। ब्लॉक हील की सैंडल धूल से भर गई थीं। उन्होंने कार के दरवाजे से टेक लगाई और नजर दौड़ाई। खेतों की ओट में कहीं कोई झोंपड़ी नहीं, मेढ़ पर कोई किसान नहीं, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। एकदम उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और सड़क किनारे लगे जंग लगे लोहे के खंभे पर टंगा बांसी सा कपड़ा फड़फड़ाया। कपड़े के पीछे ढलान की ओर पेड़ों के बीच से झांकता हुआ एक पुराना सा बोर्ड दिखा, चर रिपेयरिंग शॉप। ऊपर की पेंट उखड़ गई थी, बीच के दो अक्षर हवा और बारिश ने चबा लिए थे, पर आखिरी शब्द अब भी बचा था, शॉप। आराध्या की आंखें जैसे ठहर गईं। आशा ने भीतर कहीं हल्का सा उजाला किया। क्या सच में? उन्होंने आंखें सिकोड़ कर देखा। हां, कुछ पटरियां,
कुछ पुराने टायरों का ढेर, टीन की झुकी हुई छत और एक टेढ़ा सा बांस जो शायद किसी समय छप्पर को सहेज कर रखता होगा। उन्होंने कार लॉक की। आदत से मजबूर एक बार चारों ओर नजर घुमाई। सड़क, खेत, पेड़, आकाश, सबको याद की तरह जेब में रख लिया। फिर बोर्ड की दिशा में चल पड़ी। साड़ी का पल्लू उन्होंने हाथ में कैद किया ताकि हवा उसे उड़ा न ले जाए। चमड़े का छोटा सा पर्स बगल में। फोन पर उंगली की हल्की पकड़, जैसे नेटवर्क अचानक लौट आए और दुनिया फिर से जुड़ जाए। रास्ता पक्का नहीं था, कच्ची पगडंडी सा, जिस पर ट्रकों के पहियों ने उथले गड्ढे बना दिए थे। पतली घास के बीच लाल भूरी मिट्टी में उनके कदमों के निशान बने। कहीं इक्का दुक्का कांच के टुकड़े धूप में चकमक रहे थे और हवा में जली रबर और डीजल की मिली जुली गंध। कुछ कुछ उम्मीद, कुछ कुछ खींच। चलते चलते अचानक उनका दुपट्टा झाड़ी में अटक गया। उन्होंने धीरे से साड़ी छुड़ाई। इस एक छोटे से अटकाव में भी उन्हें एक पुरानी याद ने घेर लिया। रिया की छोटी उंगली कभी उनकी साड़ी के किनारे को यूं ही पकड़कर कहती थी, दीदी मत जाइए ड्यूटी पर, आज घर पर रहिए ना। वे हंसकर बालों में उंगली फेरती, अभी थोड़ी बड़ी हो जा, फिर मैं हर रोज छुट्टी कर लूंगी। समय ने उस मासूम वायदे को कितना गंभीर बना दिया था। आज जब रिया की शादी थी, वे ड्यूटी नहीं, रिश्ते निभाने निकली थीं। और देखो, रास्ते ने कैसी परीक्षा ले ली। पगडंडी के किनारे एक जर्जर सा टीन का शेड सामने आता गया। जितना पास पहुंची उतना ही स्पष्ट हुआ कि जगह कितनी टूटी बिखरी है। एक और पुराने टायरों का अंबार था, जिनमें से कुछ के भीतर बारिश का पानी जमा होकर अब हरे काय की त्वचा बना बैठा था। दूसरी ओर लोहे के नट बोल्ट, पाना, जैक, रबर पैच, सब कुछ यहां वहां बिखरा हुआ, जैसे किसी ने काम आधा छोड़कर उठते हुए सोचा हो, फिर आकर संभाल लूंगा। और वह फिर अब महीनों से आया ही नहीं। शेड के बाहर बांस की एक पुरानी कुर्सी थी, बाहें डीली, रस्सियां बीच बीच से उधड़ी हुईं, और उस पर धूप के दाग धब्बे जैसे किसी फीके पड़े नक्शे की रगड़। कुर्सी के उस पार मिट्टी पर अलगनी टंगी थी, जिसमें धूल से सने कपड़े, एक पुरानी टॉर्च और किसी समय चमकीली रही प्लास्टिक की बरसाती की छाया। उन्होंने गला साफ किया, कोई है? हवा ने पत्तियों को हिलाकर जवाब दिया, और कहीं दूर गौशाला की दिशा से आती घंटियों की मंद सी टुनटुनाहट ने समय का आभास दिया। उन्होंने फिर आवाज लगाई, हेलो, पंक्चर शॉप। टीन की छत के भीतर से कोई धीमी सी खंखार सुनाई दी। 2 पल बाद एक चिड़चिड़ी सी झींगुर आवाज, फिर किसी पुराने रेडियो की टट टट, जैसे बटन दबाकर छोड़ दिया गया हो, और फिर एक हल्की सी आहट। अंदर अंधेरा गाढ़ा था, पर धूप की पतली किरणें छत की दरारों से सरकती हुई भीतर पड़ रही थीं। आंखों को जैसे तैसे आदत हुई तो उन्हें मिट्टी पर पड़ा एक पुराना गद्दा दिखा, और उस पर एक झुकी हुई देह, किसी बूढ़े इंसान का आकार। उन्होंने फिर कहा, बाबा, सुन रहे हैं? मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है हाईवे पर। क्या? अंतिम शब्द उनके होठों पर अटक गए। बूढ़े ने करवट ली, धीरे धीरे उठकर बैठा और पल्लू से अपनी आंखें रगड़ते हुए हूं की थकी सी ध्वनि निकाली। चेहरा झुर्रियों से भरा, नाक पर मोटा सा चश्मा जिससे एक शीशा सस्ते टेप से बंधा हुआ, दाढ़ी में सफेदी, गले में किसी पुराने पतले मफलर की गांठ। वह ठीक ठीक बूढ़े से बातचीत शुरू करे उससे पहले उनके भीतर की दूसरी आवाज ने उन्हें ठिठका दिया, वह आवाज जो हमेशा पूछती है, सेफ्टी पहले। उन्होंने तेजी से चारों तरफ देखा। नजर ने रास्ते का नक्शा फिर जेब में रखा। कार की ओर का खुला मैदान, पगडंडी और टीन की छत का अंधेरा। कोई और आहट? नहीं। जी, नमस्ते। उन्होंने स्वर को सामान्य किया, मेरी कार का टायर पंक्चर है, हाईवे पर खड़ी है, आपको। बूढ़े ने चश्मा ठीक किया, जैसे शब्दों का वजन समझने के लिए दृष्टि की धार चाहिए हो। हाईवे? पंक्चर? उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। हूं। बैठो बिटिया, बैठो, अभी देखता हूं। कुर्सी पर जैसे जगह अपने आप बन गई। उनकी थकान ने एक लम्हा राहत की सांस ली, पर मन अब भी सतर्क था। उन्होंने पर्स कसकर पकड़ा, कुर्सी के पास खड़ी रहीं। फोन? बूढ़े ने जैसे सोचा, यहां नेटवर्क आता नहीं, कभी कभी ऊपर शहतूत के पेड़ के पास 1-2 डंडी दिख जाती है, पर हां। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन उठाकर दिखाया, अभी नो सर्विस है।
बूढ़े ने गला खंखारा। वह खंखार जिसमें लंबे समय की धूल, अकेलापन और कम बोलने की आदत का खुरदरा संगीत था। मैं अब ज्यादा काम नहीं कर पाता, हाथ कांपते हैं। लड़का आता है, वही करता है। अभी बाजार गया है ट्यूब लाने। आते ही, उसने उंगली से हवा में रास्ता बनाते हुए कहा, आते ही चलेंगे, चिंता मत करो। आवाज लड़का आता ही होगा। पर ठहर गई। आराध्या ने गहरी सांस ली। समय, जो अभी अभी उन्हें खा जाने पर तुला था, अब भी वहीं था, बस एक पतली सी उम्मीद के धागे से टंगा हुआ। उन्होंने कुर्सी के किनारे बैठना चुना, साड़ी समेटकर, पल्लू ठीक करते हुए, जैसे खुद को भी ठीक कर रही हों। पास की धरती से रबर की हल्की सी गंध उठ रही थी। कहीं से चूल्हे की जली हुई राख की बू आ रही थी। और इसी सबके बीच उनके मन का रेडियो अपने ढंग से चालू हो गया। किशोर कुमार की वही धुन, जो कार में चल रही थी, अब स्मृति में बज रही थी। रिमझिम गिरे सावन, वह गीत जो रोहन बांसुरी की सीटी से नकल करके उन्हें चिढ़ाता था। रोहन की याद अचानक किसी उभरी नस की तरह धड़क उठी, पर उन्होंने खुद को संभाला। नहीं, आज वे अतीत के उस कुएं में बेवजह झांकने नहीं आई थीं। आज वे वर्तमान की धूप में थीं। रिया का कलीरे वाला फंक्शन, मेहंदी की हंसी, चूड़ियों की छन छन, सब उन्हें बुला रहे थे। उन्होंने फोन फिर उठाया, कैमरा खोला, आदत से अपने आसपास की 2-3 तस्वीरें खींचीं। टायरों का ढेर, धूप में धूल के तिनके, टीन की छत की जाली। यह सब वे अक्सर करती थीं, दिमाग को किसी काम में लगाने के लिए। फिर कुछ सेकंड के लिए उन्होंने खुद की एक सेल्फी लेने की कोशिश की। नीली साड़ी, थोड़ा धूल सना चेहरा, पर आंखों में वही अडिग रोशनी। तस्वीर लेते ही उन्हें हंसी आई। एसपी मैडम, सेल्फी? और वह भी इस हालत में? उन्होंने फोन की स्क्रीन पर खुद से कहा और अनलॉक स्क्रीन पर लौट आईं। बूढ़े ने पास रखे टूलबॉक्स को उंगलियों से टटोला, जैसे दिमाग याद कर रहा हो कि कौन सा पाना कहां रखा था। तुम्हारी शादी है? बूढ़े ने अचानक पूछा। वह चौंकी, फिर मुस्कुराईं। मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन, कजिन। आज उसका फेरा है। देर हो रही है। बूढ़े ने बात पूरी कर दी। उसकी आंखों के पीछे किसी पुरानी स्मृति की झिलमिलाहट थी। शायद वह भी कभी किसी शादी में लेट हुआ होगा। शायद इस शेड के बाहर ज्यादा दुनिया नहीं थी, लेकिन भीतर, यादों की गठरी में बहुत कुछ था। हां, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पर पहुंच जाऊंगी, पहुंचना है। उनके स्वर में वह दृढ़ता थी, जो किसी को इसलिए नहीं डराती कि वह पुलिस है, बल्कि इसलिए भरोसा देती है कि वह हार मानना नहीं जानती। हवा फिर बदली। इस बार उसके साथ रास्ते से आती किसी साइकिल की चिढ़-चिर्र भी थी, दूर पर साफ। उन्होंने गर्दन मोड़कर पगडंडी की दिशा में देखा। धूप में एक पतली सी परछाई लहराती हुई आ रही थी। बूढ़े के चेहरे पर भी हल्का सा हल्ला हुआ। माथे पर की सलवटें डीली पड़ीं, जैसे किसी ठहरे हुए घड़ी के कांटे फिर चल पड़े हों। परछाई पास आई। आवाज अब साफ थी। चेन किसी पुरानी धुन की ताल में फंसी हुई। आराध्या ने अनायास साड़ी का पल्लू थोड़ा और सहेजा, पैरों को जमीन पर स्थिर रखा और मन को एक बार फिर संतुलित किया। उन्होंने सोचा, बस अब आगे कुछ ठीक होगा। और यही सोच, यही पतली सी उम्मीद उनके होठों पर एक बेहद हल्की पर सच्ची मुस्कान बनकर ठहर गई। वह मुस्कान जिसने उनमें इंसान को अफसर से आगे रख दिया। उसी मुस्कान के साथ वे कुर्सी से उठीं, पर्स को कंधे पर ठीक किया, फोन को हथेली में उल्टा रखा ताकि स्क्रीन पर धूप न पड़े, और शेड के बाहर आकर पगडंडी की ओर देखने लगीं। साइकिल की घंटी ने एक बार धीरे से ट्रिंग कहा, जैसे किसी ने आने की सूचना बिना शोर किए दे दी हो। आराध्या ने एक गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि अगले कुछ मिनट उनके दिन की दिशा तय कर देंगे। शादी की मंडप वाली रोशनी, घर की देहरी का उजाला, रिया की मेहंदी, मां की आंखों की नमी, या फिर कोई और मोड़, कोई और कहानी जो अभी अभी समय की सड़क पर मुड़कर सामने आने वाली थी। उन्होंने आधा कदम आगे बढ़ाया और शेड की छाया से बाहर निकलकर धूप में आते हुए कहा, नमस्ते, कोई है वहां? पगडंडी की धूल उड़ती हुई जैसे धूप में धुंधला पर्दा बना रही थी। साइकिल की चिड़ चिड़ की आवाज धीरे धीरे पास आती गई और फिर उस जर्जर टीन की छत वाले पंक्चर शॉप के सामने आकर थम गई। साइकिल पुरानी थी, जंग लगी चेन, आधी उखड़ी सीट और हैंडल से लटकता एक कपड़े का थैला।
थैले से बाहर झांकते हुए कुछ औजार दिख रहे थे। पाना, ट्यूब पैच और एक पुराना हथौड़ा। साइकिल चलाने वाला आदमी दुबला पतला था। उसकी लंबाई औसत से कुछ ज्यादा, मगर कंधे झुके हुए। मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे जिन पर ग्रीस और मिट्टी के दाग ऐसे जमे थे जैसे बरसों से धुलने का नाम ही न लिया हो। चेहरे पर एक गंदा सा मास्क बंधा था और सिर पर एक गमछा कसकर लपेटा हुआ। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चाल में एक अजीब सा बोझ झलक रहा था। आराध्या ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बूढ़ा दुकानदार भी कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसके कमजोर पैर लड़खड़ा गए और वह फिर से बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, लो बिटिया, मेरा लड़का आ गया। अब चिंता मत कर, यह सब कर लेगा। आराध्या ने जल्दी जल्दी कहा, मेरी गाड़ी हाईवे पर खड़ी है, पिछला टायर पंक्चर हो गया है, मुझे तुरंत शादी में पहुंचना है, बहुत देर हो चुकी है। वह आदमी बिना कुछ बोले साइकिल का स्टैंड उतार कर खड़ा कर गया। फिर थैले से औजार निकाले और एक एक करके उन्हें जमीन पर करीने से रख दिया। उसकी हर हरकत में एक अनकही सफाई थी, जैसे हाथ अपने आप जानते हों कि कौन सा औजार कहाँ रखना है। उसने बूढ़े की ओर देखा, सिर झुकाया और फिर चुपचाप आराध्या के पीछे चल पड़ा। आराध्या हैरान थी। न कोई सवाल, न कोई बातचीत, बस सीधी चुप्पी। हवा अचानक कुछ ठंडी हो गई थी। खेतों के बीच से गुजरती हल्की बयार उनके चेहरे पर लगी, मगर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगा जैसे इस आदमी की चुप्पी में कोई रहस्य छिपा है। वे उसे लेकर गाड़ी के पास पहुंचीं। सड़क पर उनकी कार धूप में खड़ी थी। नीली साड़ी की परछाई शीशे में झलक रही थीं और धूल में लिपटा टायर बिल्कुल थका हुआ लग रहा था। वह आदमी झुका, जैक लगाया और बिना एक शब्द बोले टायर खोलने में लग गया। नट बोल्ट डीले करने का उसका तरीका बेहद तेज और सधा हुआ था। आराध्या ध्यान से देखती रहीं, हर हरकत में मशीन जैसी गति और सफाई ऐसी जैसे उसने ये काम सालों से किया हो। आराध्या ने भौहें चढ़ाईं। उनके भीतर पुलिस वाली आदत जाग उठी। एक अफसर की नजर किसी भी मामूली चीज में छिपे असामान्यपन को पकड़ लेती है। और अभी उन्हें लग रहा था कि इस आदमी की चाल, उसका हाथ पोंछने का तरीका, यहां तक कि औजार पकड़ने का अंदाज, सब में कुछ ऐसा है जो अनजाना होते हुए भी बेहद जाना पहचाना है। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने बिना सिर उठाए धीमी आवाज में कहा, नाम से क्या होगा मैडम, काम ठीक से हो जाए वही काफी है। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें कहीं गहरे एक कंपन छिपा था। वही कंपन जो उनके दिल को एक पल के लिए हिला गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने दोबारा पूछा, ये मास्क क्यों लगाए हो? वह रुक गया। औजार जमीन पर रखकर धीरे से बोला, सर्दी है, धूल से एलर्जी हो जाती है। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा उनके अतीत में ले गया। दिल में जैसे किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मास्क उतारो। वह आदमी हिचकिचाया, हाथ गमछे पर गया, फिर रुक गया। न नहीं मैडम, रहने दीजिए। आराध्या ने और सख्ती से कहा, मैंने कहा मास्क उतारो। उनकी आवाज में वही अधिकार था जो अपराधी को कबूलनामे पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे उसने मास्क उतारा, फिर गमछा खोला और फिर जैसे पूरा समय ठहर गया। आराध्या की आंखें फैल गईं। सामने वही चेहरा था, थोड़ा बूढ़ा, थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, गाल पर चोट का पुराना निशान, मगर आंखें, वही आंखें। आराध्या के होंठ कांप गए। उन्होंने धीमे से फुसफुसाया, रोहन। आदमी के चेहरे पर आंसू चमक उठे। उसने औजार जमीन पर रख दिए और धीरे से कहा, हां आराध्या, मैं ही हूं। आराध्या वहीं ठिठक गईं। सांसें अटक गईं। 16 साल से जो चेहरा उनकी यादों और तस्वीरों में कैद था, आज अचानक उनके सामने खड़ा था। वह वही रोहन था, उनका पति, जिसे सबने 16 साल पहले हादसे में मरा हुआ मान लिया था। आराध्या की सांसें जैसे अचानक रुक गई थीं। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 16 साल पहले आग और हादसे की खबरों में खो दिया था, लेकिन अब वह उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ, झुर्रियों से भरा, आंखों के नीचे गहरी थकान की परतें। फिर भी उन आंखों में वही चमक, वही कंपन था जो उन्हें सबसे पहले उसकी ओर खींच लाया था। आराध्या ने होंठ खोले, पर आवाज गले में ही अटक गई।
दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, रोहन, सच में तुम? रोहन ने जमीन की ओर देखा। उसकी उंगलियां अब भी जैक पर टिकी थीं, लेकिन कांप रही थीं। उसकी आंखों में अचानक पानी भर आया। उसने धीरे से कहा, हां, आराध्या, मैं हूं, तुम्हारा रोहन। आराध्या को लगा जैसे धरती कांप गई हो। इतनी बरसों की तन्हाई, दर्द, अधूरापन सब एक ही पल में सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन पुलिस अफसर होने की आदत ने उन्हें वहीं थाम लिया। वे चाहतीं तो रोहन को गले लगा लेतीं, रो देतीं, लेकिन उनका दिमाग सवालों से भर गया था। उन्होंने सख्ती से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम तो हादसे में। रोहन ने मास्क और गमछा जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। होंठ कांप रहे थे और आंखें भर आई थीं। उसने कहा, वो हादसा हादसा नहीं था, आराध्या। वो एक खेल था, एक साजिश थी। आराध्या का शक अब गहरा हो गया। उनके भीतर की अफसर जाग चुकी थी। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलीं, साफ साफ बताओ, ये सब कैसे हुआ? सच क्या है? रोहन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या, मैंने सोचा था तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर आज किस्मत मुझे तुम्हारे सामने खींच लाई है। तुमसे कुछ छिपा नहीं सकता अब। आराध्या का दिल मानो टुकड़ों में बंट रहा था। उनका पति, जिसे उन्होंने 16 साल पहले खो दिया था, अब उनके सामने था। पर उसके साथ साथ एक अंधकार भी सामने खड़ा था। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा धोखा, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। एक अफसर की तरह उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। लेकिन याद रखना, अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, इस शहर की एसपी भी हूं। सच बोलना, वरना यह मुलाकात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रोहन की आंखों में डर और प्यार का मिला जुला साया था। उसने सिर हिलाया और जमीन पर बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और भारी आवाज में कहा, आराध्या, वो रात, वो हादसा, वो सब झूठ था। मेरे मरने का सच तुम्हें जानना ही होगा। आराध्या वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता थी। वह जानती थीं कि अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। सच की जंग, भरोसे की जंग और इंसाफ की जंग। रोहन जमीन पर बैठा था। उसके कांपते हाथ अब भी ग्रीस और मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब गंदगी धो डाल रहे थे। उसकी आवाज भारी थी, टूटी हुई, जैसे किसी पुराने घायल वाद्य यंत्र से जबरन धुन निकल रही हो। आराध्या, उसने कहना शुरू किया, तुम्हें वो रात याद है ना, जब हम दोनों कार से लौट रहे थे और अचानक वो ट्रक सामने से आया था? सबको यही बताया गया कि हादसा हुआ और मैं मर गया, लेकिन वो हादसा हादसा नहीं था। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, तो फिर सच क्या था? रोहन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें खाली सड़क पर टिक गईं, जैसे अतीत का पर्दा वहीं बिछा हो। मैं उस वक्त एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं सिविल इंजीनियर था और मुझे उस प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला नजर आया। गलत मटेरियल, झूठे बिल, नकली रिपोर्ट, सब मेरे सामने था। अगर मैं चुप रहता तो लाखों की जान खतरे में पड़ती, और अगर मैं बोलता तो बड़े लोग, बड़े नाम डूब जाते। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सच उजागर करने की कसम खाई थी, लेकिन शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर पाटिल, वो सब जान गया। उसने मुझे बुलाकर कहा, रोहन, या तो चुप रहो या अपनी बीवी के साथ हादसे में मर जाओ। तीसरा रास्ता नहीं है। आराध्या की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। तो तुमने क्या किया? रोहन की आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें चुना आराध्या, तुम्हारी जिंदगी चुनी। पाटिल के लोग मुझे उठा ले गए। उन्होंने नकली लाश बनाई, किसी मजदूर की, जिसका चेहरा जला दिया गया था। वही लाश कार में बैठाकर उसे खाई में धकेल दिया गया, और मुझे मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना पड़ा। अपनी मौत, अपनी पत्नी का रोना, सब। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने चीखा, मैं टूट गया, लेकिन मेरे सामने बंदूकें तनी थीं। अगर मैंने जरा भी विरोध किया होता तो तुम्हें खत्म कर देते।
मैं मजबूर था। आराध्या अब तक पत्थर बनी खड़ी थीं। दिल के टुकड़े होकर भी वह हिम्मत से खड़ी रहीं। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन आवाज शांत और ठंडी। तो ये 16 साल कहाँ रहे तुम? रोहन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे एक अनजान शहर ले जाकर मजदूर बना दिया गया। पहचान छिपाने के लिए नाम बदल दिया, कागजात जला दिए। दिन रात ईंट ढोता रहा, कारखाने में काम किया और हर पल डरता रहा कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले। पाटिल के लोग हर जगह फैले हुए थे। मैं चाहता था लौट आऊं, तुम्हारे पास आऊं, लेकिन तुम्हें खतरा होता। मैंने सोचा, अगर मैं जिंदा होकर लौटूंगा तो तुम मर जाओगी, इसलिए मैंने मर जाना ही चुना। वह फूट फूट कर रोने लगा। हर दिन, हर रात मैंने तुम्हें याद किया। तुम्हारे बिना हर सांस बोझ लगी। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरते रहे। पर मैं कर भी क्या सकता था? आराध्या के भीतर तूफान था। उन्होंने आंसुओं को आंखों से बहने दिया। वह धीरे धीरे उसके पास बैठ गईं और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। रोहन, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैंने कैसे जिया? मैं हर दिन मरी हूं। तुम्हारी यादों ने मुझे जिंदा रखा और तुम्हारी मौत ने मुझे तोड़ दिया। मैं सोचती रही कि क्यों क्यों मुझे भगवान ने अकेला छोड़ दिया। लेकिन आज आज मैं जानती हूं कि तुम जिंदा थे और वो साजिश जिसने हमें 16 साल अलग रखा, अब खत्म होगी। रोहन ने कांपते होंठों से कहा, नहीं आराध्या, मैं अब भी डरता हूं। कानून मुझे मरा हुआ मान चुका है। समाज मुझे मजाक बनाएगा। और पाटिल, वो अब और ताकतवर है। वो हमें खत्म कर देगा। आराध्या की आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने कहा, हम भागेंगे नहीं। तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस मिलेगी। पाटिल हो या उसका पूरा साम्राज्य, अब वो खत्म होगा। चाहे कोर्ट हो, मीडिया हो या पूरी दुनिया, हम लड़ेंगे साथ मिलकर। रोहन ने उनकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ भरोसा। वही भरोसा जिसने उसे पहली बार उनके प्यार में डुबोया था। वह धीरे से बोला, आराध्या, क्या तुम सच में मेरे साथ खड़ी रहोगी? आराध्या ने उसकी हथेलियों को कसकर थाम लिया। हमेशा। अब तुम अकेले नहीं हो रोहन। तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हें वापस नहीं लाई है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें न्याय दिलाएगी। सड़क पर चलती हवा गवाह बन गई। धूप में उनकी परछाइयां एक हो गईं। 16 साल का अंधेरा आज पहली बार रोशनी की ओर बढ़ा था। सड़क के किनारे खड़ी उस कार के पास समय जैसे थम गया था। हवा खेतों के बीच सरसराती रही। आसमान पर धूप का पर्दा और गाढ़ा होता गया। पर आराध्या और रोहन की आंखों में अब सिर्फ एक दूसरे का अक्स था। 16 साल का इंतजार, दर्द, मजबूरी और जुदाई, सब आज उसी जगह आकर टकरा गए थे। आराध्या ने धीरे धीरे रोहन का चेहरा अपने हाथों में लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर उनकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है रोहन, मैंने हर दिन तुम्हें खोया है। हर त्योहार पर, हर अकेली रात में, हर सुबह जब मैं वर्दी पहनती थी, तब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मुझसे छिन गया है। पर आज आज तुम मेरे सामने हो और अब मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगी। रोहन की आंखें छलक पड़ीं। उसने धीरे से उनके हाथों को पकड़ा और कहा, आराध्या, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। 16 साल मैंने मजदूर बनकर अजनबी शहरों में धूल और ग्रीस में जीकर गुजारे। हर रात तुम्हें याद करके जीने की हिम्मत पाई। लेकिन अब डर लगता है। दुनिया मुझे कबूल नहीं करेगी। कानून मुझे कागज पर मृत घोषित कर चुका है। लोग मजाक उड़ाएंगे। पाटिल जैसे लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। आराध्या ने उसकी बात बीच में काटी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें लोहे की कठोरता थी। रोहन, जब मैंने तुम्हें खोया था, तब मैंने भी अपने दिल में एक कसम खाई थी कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं सच का साथ दूंगी। अब किस्मत ने तुम्हें मुझे वापस भेजा है। इसका मतलब है कि अब हमारी लड़ाई पूरी होगी। भागने का सवाल ही नहीं उठता। हम दुनिया का सामना करेंगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान वापस दिलाएंगे। और पाटिल, उसका साम्राज्य खत्म होगा। बस इतना भरोसा रखो, तुम्हारी आराध्या अब अकेली नहीं है और तुम भी नहीं। रोहन ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी थकी हुई आंखों में एक हल्की चमक लौटी। तुम्हें देखो आराध्या, तुम अब भी वही हो, वही बहादुर, वही मजबूत। शायद यही वजह थी कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आराध्या ने उसकी हथेलियों को कसकर थाम लिया।
और अब वही वजह है कि हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और रोहन को उसमें बैठने का इशारा किया। कार का पंक्चर टायर अब भी वहीं पड़ा था, जैसे उनकी जिंदगी का टूटा हुआ पहिया। मगर आज उस टूटी हुई चीज के बीच से ही एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। कार स्टार्ट हुई। इंजन की गड़गड़ाहट ने मानो यह ऐलान किया कि अब सफर फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार यह सफर किसी शादी में शामिल होने का नहीं, बल्कि एक नई जंग की ओर था। आराध्या ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा और रोहन की ओर देखा। अब से हम दोनों साथ हैं। चाहे कोर्ट हो या मीडिया, चाहे समाज हंसे या दुश्मन धमकी दें, हम डटकर खड़े रहेंगे। तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारा सम्मान और इंसाफ दिलाकर रहूंगी। रोहन की आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। उसने धीमे स्वर में कहा, आराध्या, 16 साल बाद मुझे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हूं, और ये जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे साथ जीने के लिए है। सड़क पर कार आगे बढ़ी। खेत पीछे छूटते गए, आसमान और चौड़ा होता गया। दोनों की परछाइयां शीशे में एक साथ झलक रही थीं। अब यह सफर आसान नहीं होने वाला था। उन्हें पता था कि पाटिल जैसे लोग, कानून की जटिलताएं और समाज की नजरें उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी होंगी। लेकिन जब दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाते हैं, तो कोई भी पहाड़ उन्हें रोक नहीं सकता। आराध्या और रोहन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मन ही मन एक ही बात दोहराई, अब हम अकेले नहीं, अब हमारी जंग साथ होगी, और इस बार जीत हमारी होगी।